क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले, हर साल पेपर में पूछे जाने वाले, आज आपको 45 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को बताने वाले। देख सकते हो 45 ऐसे सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि यार हर साल पूछे जाते हैं। 2018, 19, 20, 22, 23, 24, 25, मतलब पिछले वर्ष के जितने पेपर है उन सभी क्वेश्चन से छटे हुए क्वेश्चन, जो 45 सबसे छटे हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपको वो 45 क्वेश्चन बताने वाले और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके पेपर में फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखना। आज के इस वीडियो पे जितने क्वेश्चन है ये हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको तैयार भी जल्दी से जल्दी कर लेना है क्योंकि आप पेपर में बहुत कम समय। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये 45 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको बता दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में हर साल ये पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखो एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल पे आप इसी टाइप से आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब आपको चैनल पे मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दो, बता दो भैया ये 45 क्वेश्चन तैयार कर लो क्योंकि इनसे क्वेश्चन पेपर में हर हालत में फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आप लोग तैयार कर लो। तो चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं ये फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले 45 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो आपको यहीं पे पेपर पे ही दिखाते हैं कि किस टाइप से आपके एक एक क्वेश्चन है, अच्छे समझाएंगे आपको और एक एक क्वेश्चन आपको तैयार भी कर लेना क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं कॉपी की स्क्रीन पे, मस्त तरीके से देखते हैं। तो चलो अब एक एक करके इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है यहाँ पे और ये 45 ऐसे क्वेश्चन है ना भाई साहब, अगर आप इनको तैयार कर ले तो मस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चन को बता देते हैं और भाई साहब आपसे कह रहे हैं ना शेयर जरूर कर देना। ठीक है, शेयर कर देना, सभी दोस्तों को बता दो कि इनको तैयार कर लो क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। देखो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है और ये 12th फिजिक्स के एग्जाम क्रैकर नोट्स है। ठीक है, मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो इनको जरूर तैयार कर दो। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक। तो आपको एप्सिलॉन नॉट का एकदम एसआई मात्रक याद रखो। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एकदम याद रखो, ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन सही है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। मात्रक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मात्रक वाले क्वेश्चन एकदम तैयार ही रखो। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, याद रखो, ई बराबर सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या सूत्र होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ई है वैद्युत क्षेत्र, एफ है बल और क्यू नॉट है आवेश। तो एफ क्या है? बल, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश क्या है? क्यू, क्यू का मात्रक कूलाम। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक ये होता है और एक मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दो मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, दोनों याद रखो, पहला न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। दोनों में से कोई ऑप्शन में दे सकता है तो याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर, न्यूटन प्रति कूलाम वाला। फिर है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है? देखो फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सूत्र क्या होता है? E इंटू ए। ठीक है, ये सूत्र होता है फाई बराबर ई इंटू ए। ई क्या है? ई का मात्रक हमने एक मात्रक बताया वोल्ट प्रति मीटर और ए क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। मीटर से स्क्वायर कट गया, मात्रक क्या आ गया? वोल्ट मीटर। तो यहाँ से फाई ई वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा नंबर कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में पी वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का क्या सूत्र होगा? ठीक है, तो ये वाला भी आपको बलाघूर्ण का सूत्र का डेरिवेशन कराया गया था, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या सूत्र होता है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ है बलाघूर्ण, तो यहाँ से इसे लिख सकते हो टाउ बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब साइन थीटा हटेगा तो टाउ को क्या लिख सकते हो? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला कि बलाघूर्ण किसके बराबर होगा? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर है वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत विभव का सूत्र भी आपको पता है, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू कार्य, क्यू आवेश है, तो मात्रक क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, V बराबर क्या हुआ? डब्ल्यू बटा क्यू। डब्ल्यू कार्य, कार्य का मात्रक जूल है ना, जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम। जूल प्रति कूलाम होगा किसका? विभव का मात्रक। ठीक है, ये वाला भी हो गया। फिर है वैद्युत धारा घनत्व तो J तथा अपवहन वेग VD में क्या संबंध होता है? तो J बराबर होता है NE इंटू VD। ये वाला याद रखो। ठीक है, आपको धारा और अनुगमन वेग में भी संबंध याद रखना है, I बराबर NE A VD। पहला संबंध ये
जब यहाँ से a इसके नीचे आ जाएगा तो I बटा a बराबर एनी वीडी आ जाएगा, और I बटा a किसके बराबर होता है, J, मतलब धारा घनत्व के, तो J बराबर एनी वीडी यहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नंबर की J बराबर एनी इंटू वीडी होता है। ठीक है, तो 6 नंबर तक क्वेश्चन हुए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पिछले वर्षों के पेपर से लिए गए हैं। आप देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। देखो कह रहा है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस पे निर्भर करता है। तो देखो 4 ऑप्शन थे, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तापक्रम पे, कि एक बेलनाकार अगर चालक है तो उसकी प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का जो गुणनफल है वो तापक्रम पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर 8वां क्वेश्चन है समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो सबको पता है, आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो दो प्रतिरोध है और समांतर क्रम में कह रहा है, समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध, 10 ओम के दो प्रतिरोध है, तो दो प्रतिरोध, पहला मान लिया R1, दूसरा मान लिया R2, तो R1 बराबर R2 बराबर 10 ओम। अब समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम का सूत्र 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो दोनों की वैल्यू 10 है, तो 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/10, 2 से काटो 1/5 आएगा। R की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, 5 ओम। तो यहाँ से प्रतिरोध कितना आ गया, 5 ओम, मतलब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा था कितना आया, 5 ओम। तो यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन सही है, 5 ओम वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, धारा I का मान ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ये आपका किरचॉफ के नियम से आप ज्ञात कर सकते हो, जो वो धारा वाला नियम है ना, उसी से। देखो यहाँ से 4 एम्पियर की धारा आई, यहाँ से 2 एम्पियर की, आगे देख सकते हो यहाँ पे धारा गई, फिर इसके बाद इधर 1 एम्पियर निकल गई, इधर आगे आओगे इधर 1.3 एम्पियर निकल गई, इधर I एम्पियर आ गई। इसी I का मान निकालना है। तो देखो हमने यहाँ पे हल किया है। देखो पहले इधर 4 एम्पियर की धारा आई, इधर से 2 एम्पियर की, अब 4 और 2 मिलकर यहाँ पे कितनी धारा हो जाएगी, 6 एम्पियर, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगी, 6 एम्पियर हो गई। अब 6 में से आगे जाओगे 1 एम्पियर की निकल गई, बची कितनी, 5 एम्पियर। यहाँ पे कितनी है, 5 एम्पियर। 5 में से 1.3 इधर वाली इस रास्ते पे निकल गई, बची कितनी, 1.3, और 5 को घटा दो। ठीक है, सॉरी, देखो यहाँ पे 6 एम्पियर है, देखो ये चीज है, यहाँ पे लिखा भी गलत है। देखो पहले 6 एम्पियर की धारा इधर से गई, 1 एम्पियर उधर निकल गई, यहाँ पे कितनी बची, 5 एम्पियर। अब यहाँ पे है 5 एम्पियर और यहाँ पे 1.3, ये है 5 एम्पियर और यहाँ से कितनी, 1.3। अब 5 से 1.3 घटा दो तो कितनी बची, 3.7। तो I का मान यहाँ से कितना आ गया, 3.7 एम्पियर। मतलब किरचॉफ के नियम पे क्या है, जैसे इधर 4 धारा आई, इधर से 2 आई, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6। 6 में से 1 इधर निकल गई और आगे जाओ, देखो 2 रास्ते बटे, इधर वाली 1 एम्पियर हो गई, इधर जो बची वो कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 6 से 1 घट जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 1.3 इधर निकल गए, तो 5 से 1.3 घटा दो, 3.7 एम्पियर की धारा। I का मान यहाँ से कितना आ गया, 3.7 एम्पियर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है 10वां, गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, मतलब जो गतिशील आवेश, अगर कोई आवेश गतिशील है, गतिशील अवस्था में, तो वो क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो याद रखो अगर आवेश गतिशील है तो वो वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये 11वां क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 11 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के 3 मात्रक लिखे हैं। चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक, पहला मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा मात्रक है टेस्ला। तीनों मात्रक याद रखो, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और टेस्ला, तीनों। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें दूसरा नंबर सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 12वां की 1/√μ0 का मात्रक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि 1/√μ0 का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसका मात्रक याद रखो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसी में क्वेश्चन देखो नीचे ये है कि 1/√μ0 या μ0 की पावर -1/2 का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये कैसे होता है देखो, वो समझ लो। देखो आपको याद रखना है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल c के। और c का मात्रक क्या होता है, चाल है, तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया था इसका मात्रक बताओ, तो कितना हो गया, मीटर प्रति सेकंड। दूसरा पूछा गया कि इसका मान बताओ, तो इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर बदलोगे तो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन में आपको मीटर में नहीं दिया गया, इस वाले में 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल जाता रहता है। इसका मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड, और ये किसके बराबर होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है,
तो ये चीज आप लोग समझ चुके। देखो हमने यहाँ लिख भी दिया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो देखो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र याद रखो। इसका सूत्र क्या होता है, M = I × A, जहां I धारा A क्षेत्रफल, तो धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M का क्या मात्रक हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा। तो याद रखना, अगर किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग v वेक्टर से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला बल f वेक्टर किसके बराबर होगा। तो देखो F बराबर बल का सूत्र होता है QVB sin थीटा। अब यहाँ से Q को बाहर कर लो तो V और B कैसा बन जाएंगे, वेक्टर में बन जाएंगे। तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो F बराबर Q कोष्टक में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, Q कोष्टक में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर वाला। इसमें ही तो पूछा था बल का सूत्र क्या होगा, तो Q कोष्टक में V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर या F बराबर QVB sin थीटा। ठीक है, तो ये 16 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके। जितने क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय द्विध्रुवों पर, ठीक है, कहा गया पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण कहा जाए या नमन कोण कहा जाए। बात देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान कितना होता है। तो याद रखो 90 डिग्री होता है। कितना होता है नति या नमन कोण का मान, 90 डिग्री होता है। फिर अगला क्वेश्चन कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, इस स्थान पर नति कोण का मान कितना होगा। तो देखो क्षैतिज घटक को हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इंग्लिश में क्षैतिज को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसे H से प्रदर्शित करेंगे और ऊर्ध्वाधर घटक को वर्टिकल कहते हैं, इसलिए V से प्रदर्शित करेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र होता है V/H। V है ऊर्ध्वाधर घटक, H है क्षैतिज घटक, तो V/H। अब कहा गया किसी स्थान पे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है, मतलब क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के बराबर है। तो V की जगह H लिख सकते हो और H की जगह V। तो हमने यहाँ पे V की जगह H लिख दिया, तो ऊपर भी H नीचे भी H, इससे H कट गया, tan थीटा बराबर आ गया A। यहाँ से थीटा देखो tan थीटा 1 आया। अब यहाँ से 1 किसका मान होता है, 45 का। तो tan थीटा बराबर tan पता है, tan से tan कटा, थीटा बराबर कितना आ गया, 45। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही, दूसरा। आपसे नमन या नति कोण का मान पूछा था, तो इस सूत्र से निकला tan थीटा बराबर V/S से, दोनों बराबर थे V और H, तो थीटा 45 आपका आ गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से हल है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है। मतलब जो लेंज का नियम है वो किस पे आधारित है, ये पूछा गया। आवेश के संरक्षण पे, चुंबकीय फ्लक्स के संरक्षण पे, ऊर्जा के संरक्षण पे या संवेग के संरक्षण पे। तो आपको याद रखना है लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पे आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, ऊर्जा का संरक्षण। फिर अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता चलता है किसके द्वारा। तो वो है लेंज के नियम के द्वारा। लेंज के नियम के द्वारा आप प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का पता कर सकते हो। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, लेंज के नियम द्वारा। ठीक है, फिर अगला है हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। तो याद रखो हेनरी प्रति मीटर मात्रक होता है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू नॉट होती है ना। ठीक है, देखो विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होती है और चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है। इसका मात्रक क्या होता है, ये यहाँ पे मात्रक बताया गया। चुंबकशीलता का मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। ठीक है, याद रखना हेनरी प्रति मीटर होता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि L/R की विमा क्या होगी। L यहाँ पे क्या है, स्वप्रेरकत्व है, और R क्या प्रतिरोध। तो L/R की विमा क्या होगी, जहाँ L प्रेरकत्व तथा R प्रतिरोध है। तो इसकी विमा क्या होती है, T होती है। कितनी होती है, T होती है। तो इसको T को ऐसे लिखा जा सकता है M0L0T। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, M0L0T वाला। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन भी इस टाइप से हल हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे सभी क्वेश्चन जितने लिए हमने सभी पेपर में पूछे जाने वाले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। तो इसका भी सूत्र याद रखो, 1/2 पाई √1/LC। ये याद रखना, 2 पाई में अंडर रूट नहीं है, अंदर इसके लगा है। देखो क्योंकि ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए कितने पूछे गए। तो 1/2 पाई √1/LC है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पाई और √LC ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पूछा जाए, ये वाला ऑप्शन दिया हो या ये वाला ऑप्शन दिया हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब वही है। देखो √1 बाहर आएगा तो वैसे भी 1 बन जाएगा। ये वाला देखो √1 बाहर आएगा तो वो भी 1 बन जाएगा, है ना। तो 1 का x गुणा 1/2 पाई √LC। तो ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला है तो ये वाला हो गया। ठीक है, फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, कैसी प्रकृति होती है,
अनुप्रस्थ होती है। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत वेक्टर तथा चुंबकीय वेक्टर है, मतलब ई वेक्टर जो है वैद्युत वेक्टर है वैद्युत चुंबकीय तरंग का, और बी वेक्टर चुंबकीय वेक्टर है हो, तो वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा किसके अनुदिश होती है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो संचरण की दिशा होगी वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर होगी। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत वेक्टर ई वेक्टर हो और चुंबकीय वेक्टर बी वेक्टर हो, तो जो तरंग के संचरण की दिशा होगी वो ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगी। तो इसमें चौथा नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? तो बीटा किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, जबकि गामा किरणें, एक्स किरणें और रक्त किरणें ये सभी आपकी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि सघन माध्यम में बने आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? ठीक है, तो ये क्रांतिक कोण की परिभाषा पूछी गई। देखो क्रांतिक कोण पे क्या बताया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल किससे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती, क्या कहा जाता है क्रांतिक कोण पे कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण जो आई वो क्या हो? क्रांतिक कोण के बराबर हो। आई जो हो सी के बराबर हो। कब सी के बराबर होगा? जब अपवर्तन कोण आर का मान जो हो वो 90 डिग्री होगा। क्या कहा गया? क्रांतिक कोण की परिभाषा ये कहती है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वो क्रांतिक कोण सी कहलाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 डिग्री। आर का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक 4/3 एवं 5/3 है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा? ठीक है, किसका किसका दिया? देखो सबसे पहले हमने नोट किया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसे लिखेंगे ANW से। तो ANW यहाँ पे कितना है? 4/3। फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 5/3। आप कह रहा है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालो, तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक WNG बराबर ANG बटा ANW। ANG की वैल्यू कितनी है? 5/3। ANW की वैल्यू 4/3, तो 5/4 आंसर हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा। ठीक है, 5/4। देखो जिसको इस तरह के क्वेश्चन हल करने में दिक्कत होगा, केवल आपको इसमें यह समझना होता है, जैसे कहा गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो जिसका कहे उसको आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे थोड़ा समझ लो अगर जिसको ना आता हो। जैसे वायु के सापेक्ष जल का कहा तो पहले अपवर्तनांक के लिए n लिख दो। अब किसका कह रहा है? जल का, तो जल वाले का W नीचे रखो। अब किसके जिसके सापेक्ष है उसको ऊपर रखो, तो ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का, जो ऊपर रहेगा उसके सापेक्ष और जो नीचे रहेगा उसका। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का कह रहा था तो ANW, फिर वायु के सापेक्ष कांच का तो ANG, फिर कांच का जल के सापेक्ष किसका? जिसका का है उसको नीचे, तो G वाले को नीचे और जल वाले को ऊपर, तो WNG बराबर। अब सूत्र कैसे बनेगा? G वाले को ऊपर रखो ANG और इस वाले को नीचे ANW। हल कर लो, 5/4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 28 नंबर तक हो गए क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, कहा गया भैया नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो कैसी प्रकृति का होता है? नेत्र लेंस हमारा अभिसारी होता है। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान नेत्र के लिए स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। सबको याद भी होगा कि समान नेत्र के लिए स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर तेल की परत बिछी हुई है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर सुंदर रंग दिखाई देने क्या कारण है? प्रकाश का व्यतिकरण। मतलब जल की सतह पे तेल मान लो आपने डाल दिया, तेल की परत पड़ी है, अब अगर सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है तो किसका कारण है? व्यतिकरण का कारण है। ठीक है, किसका कारण है? प्रकाश के व्यतिकरण का। तो 31 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है तो व्यतिकरण प्रारूप में महत्तम, महत्तम का मतलब मैक्सिमम, एवं न्यूनतम का मतलब मिनिमम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा? तो देखो आपको दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दिया है, तो दो तरंगे, मान लो एक तरंग I1 है दूसरी तरंग I2 है, तो I1 अनुपात I2 दिया 16:9, तो यहाँ से लिख दिया I1 बटा I2 बराबर 16/9। अब महत्तम का मतलब अधिकतम, मतलब महत्तम का क्या मतलब? अधिकतम, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम बटा न्यूनतम का क्या मतलब? मिनिमम, तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का अनुपात पूछ रहा है, तो आई मैक्सिमम का सूत्र होगा √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और आई मिनिमम में माइनस लग जाएगा √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर। इन दोनों को बट्टे में कर दो और सारी वैल्यू रख दो। देखो I1 की वैल्यू 16 और I2 की वैल्यू 9, तो 16 √16 प्लस √9 का स्क्वायर बटे √16 माइनस √9 का स्क्वायर। हल कर लोगे 49:1 आपका आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला दूसरा 49:1, महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात पूछा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे की ओर चले, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू तथा निरोधी व V के बीच ग्राफ खींचने में, ठीक है,
बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान कितनी होती है, तो ढलान जो आती है वो h बटा ई आती है, ठीक है। ढलान या प्रवणता जो आती है वो कितनी आती है, h बटा ई। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू और निरोधी विभव v के बीच खींचे गए ग्राफ की ढलान कितनी होती है, h बटा ई होती है। तो इसका दूसरा नंबर ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। तो 33 नंबर तक क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, आगे की ओर भैया चल रहे हैं सब लोग, ठीक है। आप देखो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर 34वां, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पे निर्भर नहीं करती, ठीक है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है आवेश पे निर्भर नहीं करती, द्रव्यमान पे भी निर्भर करती, वेग पे भी निर्भर करती, संवेग पे भी निर्भर करती है। देखो लैम्डा बराबर सूत्र क्या होता है, लैम्डा बराबर एक सूत्र होता है तरंगदैर्घ्य लैम्डा का सूत्र होता है h बटा पी। पी क्या है, संवेग है, और पी का सूत्र लिखोगे तो लैम्डा बराबर h, और पी क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान m इंटू वेग v। तो किस पे निर्भर करती है, संवेग पे भी निर्भर करती है, द्रव्यमान पे भी निर्भर करती है, वेग पे भी निर्भर करती है। देखो द्रव्यमान पे भी है, वेग पे भी है, संवेग पे भी है, लेकिन आवेश पे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा निर्भर नहीं करती, तो दूसरा ऑप्शन इस पे सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला कण कौन सा है। मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, ये सब एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी होगी, तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग सबसे ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी। किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये ठीक है, इस टाइप से आपको याद रखना क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा, m बराबर एच न्यू बटा सी स्क्वायर। क्या होगा सूत्र, एच न्यू बटा सी स्क्वायर। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, एच न्यू बटा सी स्क्वायर, ठीक है। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या आ जाएगा भैया, एच न्यू बटा सी स्क्वायर, ठीक है। आप देखो यहाँ से ये सूत्र निकलेगा कैसे, आप चाहो तो देखो P की जगह पहले m इंटू सी वाला सूत्र रख लो, द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। लैम्डा बराबर h बटे m इंटू सी। अब लैम्डा क्या होगा, c बराबर एक सूत्र होता है न्यू लैम्डा, c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू आप देखो यहाँ लैम्डा का मान निकालोगे तो c बटा न्यू, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, c बटा न्यू बराबर h बटा m इंटू सी। थोड़ा जगह का मैं समझते रहना, ठीक है। c बटा न्यू हो गया लैम्डा की जगह, और ये जो h उसी तरह है और m इंटू सी उसी तरह। अब मान निकालना किसका है, कह रहा है गति द्रव्यमान m का, तो m को इधर भेज दो और बाकी चीजें इधर ले आओ। तो m को भेज दिया, देखो m ये वाला इधर आ गया। अब ये जो न्यू है h के साथ चला गया तो h न्यू, और बट्टे में ये c और ये c का गुणा h न्यू बटा सी स्क्वायर। तो m का सूत्र क्या है, h न्यू बटा सी स्क्वायर। देख लो यहाँ से h बटा m इंटू सी है, ये c इसके पास आ गया, m उधर चला गया, तो m बराबर h और ये न्यू उधर चला गया, h न्यू बटा सी स्क्वायर। m बराबर h न्यू बटा सी स्क्वायर, सूत्र है दूसरा नंबर h न्यू बटा सी स्क्वायर, ठीक है। जहां h प्लांक नियतांक, न्यू फोटॉन की आवृत्ति तथा c उसकी चाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर भैया, हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन को कोणीय संवेग कितना होता है। तो आपको पता है बोहर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा, h/2π होगा, ठीक है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन ये सही है। फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमयू के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। एक एमयू ऊर्जा कितनी होती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दो परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो वो क्या होंगे। तो सीधी बात बताइए, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो वो क्या होंगे, समस्थानिक होंगे। परिभाषा समस्थानिक की पढ़ी है ना, कि जिसमें परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही। फिर कह रहा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन का उदाहरण ही है ये जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा वाला, नाभिकीय संलयन, ठीक है। 40 नंबर तक क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया 41 नंबर की, अर्धचालक में वैद्युत चालन कैसे होता है। तो अर्धचालक में जो वैद्युत चालन होता है वो कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है। किससे होता है, कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों से होता है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, ठीक है। 0 केल्विन ताप पे शुद्ध अर्धचालक कैसा है, विद्युत रोधी है, ठीक है। कैसा है, विद्युत रोधी, ठीक है। की का मतलब केल्विन, तो 0 केल्विन ताप पे शुद्ध अर्धचालक कैसा है, विद्युत रोधी है, ठीक है। फिर है पी प्रकार के अर्धचालक में शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला, कह रहा पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में, ये है पूरा, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में शुद्ध जर्मेनियम में क्या मिलाया जाता है, मतलब कौन सा द्रव्य मिलाया जाता है शुद्ध जर्मेनियम में। तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने में शुद्ध जर्मेनियम में एल्युमिनियम को मिलाया जाता है। किसमें मिलाया जाता है, किसको मिलाया जाता है, एल्युमिनियम को, ठीक है। मतलब अगर आप पी प्रकार का अर्धचालक बनाना चाहो और उसमें कौन सा अपद्रव्य आपको मिलाना पड़ेगा,
एल्युमिनियम को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है पीएन सन्नी डायोड के अवक्षय परत, पीएन सन्नी डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, मतलब अवक्षय परत में क्या होता है, तो अवक्षय परत में ना तो कोटर होते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख सकते हो ना इलेक्ट्रॉन तथा ना कोटर, क्योंकि अवक्षय परत देखो इस टाइप से जो आपने पीएन सन्नी डायोड बनाया था, ठीक है, यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, देखो पीएन सन्नी डायोड इस टाइप से बना हुआ था। ठीक है, ये आपका पीएन सन्नी डायोड था, यहाँ पे अवक्षय परत थी। ठीक है, इधर आपका पी टाइप था और इधर एन टाइप था। एक तरफ आपके क्या थे, एक तरफ मान लो इधर साइड इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ कोटर थे, या इधर कोटर मान लो इधर इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, अवक्षय परत पे क्या था, कुछ भी नहीं था, एक तरफ कोटर थे एक तरफ इलेक्ट्रॉन थे, और अवक्षय परत पे ना तो इलेक्ट्रॉन ना तो कोटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ना इलेक्ट्रॉन तथा ना ही कोटर। ठीक है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कोटर छिद्र अधिसंख्य आवेश वाहक होते हैं पी प्रकार के अर्धचालकों में, मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर ज्यादा होते हैं। ठीक है, मतलब आपको समझाया था ना हमने जब पीएन सन्नी डायोड पढ़ाया था कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में कोटर होते हैं और एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कोटर कहाँ पे होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालकों में होते हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन इसमें सही है। और देखो इसमें वही चीज बताया गया, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन का क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी टाइप में क्या होते हैं, कोटर होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 46 क्वेश्चन है यहाँ पे, जितने क्वेश्चन थे सभी के सभी तहलका बचाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इनसे आपको फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लोगे और इनको तैयार कर भी लेना, क्योंकि पेपर में आप खुद देखना इनसे क्वेश्चन ना आए तो बताना। ठीक है, तो मस्त तरीके से इनको तैयार कर लेना। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पे मस्त तरीके से आई चले क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चैनल पे डेली वीडियो ला रहे हैं, मस्त तरीके से करा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे इसी टाइप के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।